नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। संसद समाचार में आपको बताएंगे संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में सदन की आज की कार्यवाही से जुड़ी हुई खास जानकारी। शुरुआत करते हैं लोकसभा के साथ। केंद्र ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता देने संबंधी विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। सरकार ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख घटक दल तेलुगु देशम पार्टी और राज्य के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार करने की दिशा में यह कदम उठाया है। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद वर्ष 2014 और 2019 के बीच राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में तेदेपा प्रमुख नायडू ने घोषणा की थी कि अमरावती राज्य की राजधानी होगी। कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए सरकार से आग्रह किया कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता देने वाले विधेयक के वर्तमान स्वरूप का विरोध करते हुए लोकसभा से बहिर्गमन कर दिया। सदन में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता मिथुन रेड्डी ने विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए यह आरोप भी लगाया कि अमरावती को राजधानी बनाने के नाम पर लूट की जा रही है। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद ने दावा किया कि यह विधेयक वर्तमान स्वरूप में आंध्र प्रदेश के हित में नहीं है। भाजपा और तेलुगु देशम पार्टी के हमले पर पलटवार करते हुए कहा कि 3 राजधानियों की परिकल्पना को समझना चाहिए, ऐसा भाजपा ने कहा। तेदेपा सांसद और केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए इस विधेयक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी धन्यवाद किया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सीएम रमेश ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के लोग डबल इंजन की सरकार पर विश्वास करते हैं तथा राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार अगले 30 वर्षों तक बरकरार रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राजधानी के रूप में अमरावती का कोई 1 इंच भी इधर उधर नहीं कर सकेगा। वाईएसआर पार्टी के नेता मिथुन रेड्डी का कहना था कि उनकी पार्टी विधेयक के वर्तमान स्वरूप को प्रदेश के हित के खिलाफ मानती है। कांग्रेस ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा भी पूरा किया जाना चाहिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें यह कहने में खुशी हो रही है कि इस संबंध में आंध्र प्रदेश विधानसभा से आए संकल्प पर लोकसभा में सभी ने सहमति व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश विधानसभा में 28 मार्च 2026 को एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें भारत सरकार से राज्य की राजधानी के रूप में अमरावती को वैधानिक दर्जा दिलाने के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की कुछ धाराओं में संशोधन करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा कि विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर अमरावती एक नई राजधानी होगी। राय ने सदन को बताया कि राज्य विधानसभा के 28 मार्च 2026 के संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए और आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती के संबंध में वैधानिक स्पष्टता लाने के उद्देश्य से 2014 के अधिनियम की कुछ धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा ने बुधवार को जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया जिसमें छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और जुर्माने और दंड को अपराध के अनुरूप संशोधित करने का प्रावधान है। सरकार के मुताबिक इसमें 23 मंत्रालयों द्वारा शासित 79 केंद्रीय कानूनों में यानी कुल 784 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस कानून का सबसे बड़ा प्रभाव यह देखने को मिला है कि यह लोगों को सुधार का मौका देगा। उन्होंने कहा कि इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिनमें छोटी मोटी गलती पर पहले केवल चेतावनी दी जाएगी, दूसरी बार दंड लगेगा और बाद में दंड बढ़ सकता है या अदालती कार्रवाई शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य विश्वास की संस्कृति को बढ़ाना है जो भय के आधार पर नहीं हो, कर्तव्य के आधार पर हो और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यह प्रस्तावित कानून लाया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि लोगों के जीवन, छोटे व्यापार और उद्योगों को सरल बनाना इस उद्देश्य का इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया। इससे पहले विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सदस्य सी किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि यह विधेयक जन विश्वास नहीं लाता बल्कि विश्वास तोड़ता है। उन्होंने कहा कि यह सुधार नहीं बल्कि प्रशासनिक आत्मसमर्पण है। वहीं भाजपा के तेजस्वी सूर्या ने कहा कि यह विधेयक आजाद भारत में
अनेक मामूली गलतियों वाले प्रावधानों को अपराध मुक्त करने की सबसे बड़ी कवायद है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक अविश्वास से विश्वास, संदेह से विश्वास की ओर ले जाता है, जो विकसित भारत की आधारशिला है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मलिक ने इस प्रस्तावित कानून को अपराध मुक्ति के नाम पर कानून को कमजोर करने वाला बताया। कांग्रेस सांसद प्रशांत पडोले ने विधेयक को तत्काल जेपीसी के पास भेजने की मांग की। चर्चा में भाग लेते हुए राष्ट्रीय जनता दल के सांसद अभय कुमार सिन्हा ने कहा कि जन विश्वास विधेयक असल में पूंजीपति विश्वास विधेयक है, जिससे सरकार की कॉर्पोरेट मानसिकता वाला चरित्र उजागर होता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सांसद नीलेश लंके ने भी विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने का आग्रह किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता राजेश वर्मा ने कहा कि यह विधेयक गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाला है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यह विधेयक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मददगार साबित होगा। तो ये थी संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा की आज की कार्यवाही से जुड़ी हुई खास जानकारी। और आइए अब आपको बताते हैं संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में आज की कार्यवाही में क्या कुछ खास रहा। राज्यसभा ने बुधवार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों की सेवा, शर्तों एवं पदोन्नति से जुड़े एक विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया तथा सरकार की ओर से भरोसा दिलाया कि यह कानून बनने के बाद इन बलों का बेहतर प्रबंधन होगा और कार्यकुशलता बढ़ेगी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह विधेयक इसलिए लाया गया है ताकि केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों में काडर का बेहतर प्रबंधन कर इसकी कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सके। मंत्री के जवाब के बाद उच्च सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का परिचालन कुशलतापूर्वक करने के लिए इस विधेयक में प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन बलों की कार्यप्रणाली एक सुस्पष्ट एवं व्यवस्थित कमांड एवं कंट्रोल ढांचे पर आधारित है, जो प्लाटून, कंपनी, बटालियन, सेक्टर फ्रंटियर और उच्च कमान के विभिन्न स्तरों के माध्यम से संचालित होती है। राय ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ढांचे की परिकल्पना प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इसी के अनुरूप इनमें सेना और आईपीएस अधिकारियों को दायित्व दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह अनुभव किया गया कि भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता और अन्य सेवा शर्तों के प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट व्यापक ढांचा उपलब्ध कराया जाए। इसी उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। विधेयक पर चर्चा के दौरान कई विपक्षी सदस्यों ने आईपीएस की तुलना में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों को देर से पदोन्नति मिलने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि इस विधेयक के प्रावधानों से इस तरह के बलों के अधिकारियों की पदोन्नति में ठहराव आएगा और उनके अवसर कम होंगे। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि ग्रुप ए सामान्य ड्यूटी अधिकारियों की सेवा अवधि में उन्हें सामान्यतः 4 पदोन्नति प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि सेवा में प्रवेश के समय आयु के आधार पर अनेक अधिकारियों को 5वीं पदोन्नति प्राप्त करने का भी अवसर मिलता है। राय ने कहा कि पहले इन बलों में भर्ती प्रक्रिया में 1.5 से 2 साल लग जाते थे, लेकिन अब यह समय घटकर 11 माह रह गया है। मंत्री के जवाब के बाद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इसे उच्चतम न्यायालय के निर्णय के खिलाफ लाया गया है। उन्होंने इसे प्रवर समिति को भेजने का सुझाव दिया। इसके बाद कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष को चर्चा से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो मंत्री के जवाब के बाद सदन से बहिर्गमन कर गए। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर चर्चा में तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले, भाजपा के बृजलाल, डॉक्टर अजित माधवराव गोपछड़े, मयंक कुमार नायक, नरेश बंसल, मनन कुमार मिश्रा, धर्मशीला गुप्ता, रेखा शर्मा, डॉक्टर परमार जसवंत सिंह, सालम सिंह, सतपाल शर्मा, राम भाई मोकारिया, निर्दलीय सदस्य गुलाम अली, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की डॉक्टर फौजिया खान और शिवसेना उबाठा की प्रियंका चतुर्वेदी ने हिस्सा लिया। इससे पहले सदन की बैठक शुरू होने पर शून्यकाल हुआ, जिसमें सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अपने सामाजिक न्याय के दायित्व को व्यवस्थित रूप से कमजोर कर रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के आधिकारिक कार्यक्रमों और योजनाओं की शुरुआत से जुड़े आयोजनों में विपक्षी सांसदों तथा विधायकों को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सदस्य संत बलबीर सिंह ने देश भर में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की मांग की और निजी अस्पतालों तथा बीमा कंपनियों की कार्यप्रणाली की आलोचना की।
और भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सरकार से समान घटक सॉल्ट वाली दवाओं के लिए समान मूल्य निर्धारण करने का आग्रह किया। भाजपा की ही रेखा शर्मा ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और लाखों महिलाएं समाज की रीढ़ हैं, लेकिन उनका पर्याप्त मूल्यांकन नहीं होता। शून्यकाल में ही कांग्रेस की रजनी अशोकराव पाटिल और फूलो देवी नेताम, भाजपा के सिकंदर कुमार, रेखा शर्मा, पाका वेंकट सत्यनारायण, सदानंद महालू, शेठ तनावड़े, डॉक्टर दिनेश शर्मा, धैर्यशील मोहन पाटिल, एस सेल्वान गनबेथी, सीमा द्विवेदी और चुन्नीलाल गरासिया, मनोनीत सदस्य पीटी उषा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद अहमद किचलू ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। शून्यकाल के बाद सदन में पश्चिम एशिया संकट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर ऐसे समय में राजनीति करने का आरोप लगाया जब देश को एकजुट रहने की आवश्यकता है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं कराने को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति को लेकर उनकी आलोचना की। इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है और प्रधानमंत्री के खिलाफ अनुचित भाषा का प्रयोग कर रहा है। सभापति सीपी राधाकृष्णन द्वारा प्रश्नकाल शुरू किए जाने की घोषणा से पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन को देर शाम तक चलाने का आग्रह किया ताकि सरकार के विधायी कार्य निपटाए जा सके। सभापति ने कहा कि सदन दोपहर का भोजन अवकाश नहीं लेगा और देर शाम तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2026 सहित अन्य कार्यों पर विचार करेगा। नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की चिंताओं की अनदेखी कर अपना एजेंडा थोप रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पश्चिम एशिया संकट पर अल्पकालिक चर्चा के लिए 2 बार आग्रह किया, लेकिन समय नहीं दिया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार चर्चा से नहीं भाग रही है और संबंधित मंत्रियों तथा प्रधानमंत्री ने पहले ही संसद में विस्तृत बयान दिए हैं। इसके बाद सभापति ने प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की। प्रश्नकाल के बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और उसे पारित किया गया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 के बाद दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2026 पर सदन में चर्चा हुई और इसे पारित किया गया। सदन में चर्चा के लिए यह विधेयक कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने पेश किया और चर्चा के बाद जवाब कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। उन्होंने कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता आईबीसी के कारण देश की बैंकिंग प्रणाली में काफी सुधार हुआ है तथा वाणिज्यिक बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों एनपीए की वसूली में भी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि विधेयक के माध्यम से आईबीसी में 12 संशोधन प्रस्तावित हैं। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से इस विधेयक को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री ने कहा कि संसद की प्रवर समिति ने विधेयक में कुल 17 बड़ी अनुशंसाएं की, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उनके मुताबिक सरकार ने एक और सिफारिश को इसमें जोड़ा है कि कर्जदाताओं की समिति को आवेदकों को चयन करने के कारणों को दर्ज करना होगा। इससे पारदर्शिता आएगी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता से भारतीय बैंकिंग प्रणाली की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि एनपीए की वसूली में इस संहिता की प्रभावी भूमिका रही है। निर्मला सीतारमण के अनुसार वाणिज्यिक बैंक के एनपीए की कुल वसूली में दिवाला संहिता का 54% से अधिक का योगदान रहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आईबीसी का कभी यह मकसद नहीं रहा कि इसे कर्ज वसूली के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। विधेयक पर चर्चा में कांग्रेस के राजीव शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के राधा मोहन दास अग्रवाल, मदन राठौर, महेश भट्ट, सुरेंद्र सिंह नागर, तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय, द्रमुक सदस्य राजाथी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अयोध्या रामी रेड्डी आला, राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, बीजेपी के निरंजन बिशी और शिवसेना उबाठा की प्रियंका चतुर्वेदी ने हिस्सा लिया। तो ये थी संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा से जुड़ी हुई खास जानकारी और इसी के साथ संसद समाचार में आज के लिए इतना ही। से दौड़ रही अर्थव्यवस्था,